एक तरफ वो महिला जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और भारत को एक ऐतिहासिक सैन्य जीत दिलाई, जिसे दुनिया ने आयरन लेडी कहा। दूसरी तरफ वही नेता जिसने अपने ही देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया और एक तानाशाह कहलाई। आखिर कौन थी इंदिरा गांधी? एक देवी जिसे विपक्ष के नेता भी दुर्गा कहने पर मजबूर हो गए, या एक ऐसी शासक जिसने सत्ता में बने रहने के लिए हर सीमा लांघ दी? इतिहास के पन्नों में इंदिरा गांधी का नाम ऐसे ही विरोधाभास से भरा है। वो एक ही समय में भारत की सबसे पसंदीदा और सबसे विवादित प्रधानमंत्री रही। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ फैसलों ने देश को गौरव के शिखर तक पहुंचाया, तो कुछ ने हमारे लोकतंत्र पर ऐसे घाव दिए जो आज भी महसूस होते हैं। आज हम इंदिरा गांधी की पूरी कहानी जानेंगे, उनके अच्छे और बुरे फैसलों की वो गाथा जो आज भी भारत की राजनीति को दिशा देती है। ये कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि उस शख्सियत की है जिसने भारत की तकदीर को अपनी मुट्ठी में लिखने की कोशिश की। इंदिरा गांधी की कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि भारत की आज़ादी के आंदोलन का केंद्र था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम के चमकते सितारे थे। घर में महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं का आना जाना लगा रहता था। ऐसे माहौल में पली बढ़ी इंदिरा का बचपन आम बच्चों जैसा हो भी कैसे सकता था? वो गुड्डे गुड़ियों से नहीं, बल्कि राजनीतिक बहसों और क्रांति के नारों के बीच बड़ी हुई। उनका बचपन काफी अकेला बीता। पिता नेहरू या तो जेल में होते या राजनीतिक कामों में व्यस्त रहते, और मां कमला नेहरू की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। इसी अकेलेपन ने इंदिरा को कम उम्र में ही आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ मोड़ दी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने बच्चों की एक वानर सेना बना डाली। यह कोई खेल नहीं था। ये बच्चे पोस्टर चिपकाते, खुफिया दस्तावेजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते और पुलिस पर नजर रखकर स्वतंत्रता सेनानियों को खबर देते थे। यह उनके लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल का पहला सबूत था। उनकी पढ़ाई लिखाई भारत और यूरोप के बेहतरीन संस्थानों में हुई, जिनमें शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके व्यक्तिगत पर गहरी छाप छोड़ी, तो यूरोप में रहते हुए उन्होंने दुनिया की राजनीति को बहुत करीब से देखा। यहीं उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जो उस वक्त एक युवा छात्र और स्वतंत्रता सेनानी थे। दोनों में प्यार हुआ और 1942 में उन्होंने परिवार के शुरुआती विरोध के बावजूद शादी कर ली। एक और सबूत था कि इंदिरा अपने फैसले खुद लेती थी, भले इसके लिए उन्हें अपने पिता की मर्जी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उनके पिता देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इस दौरान इंदिरा गांधी पर्दे के पीछे से एक अहम किरदार निभा रही थी। वो प्रधानमंत्री आवास की देखभाल करती, विदेशी मेहमानों की मेजबानी करती और एक तरह से अपने पिता की अनौपचारिक निजी सहायक बन गई। इन सालों में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत करीब से समझा। यह उनके लिए राजनीति की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग थी। उनकी औपचारिक राजनीतिक यात्रा 1955 में कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य बनने के साथ शुरू हुई। इसके 4 साल बाद 1959 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष के तौर पर उनका एक और बड़ा और विवादित फैसला था केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करना। लेकिन 1964 में नेहरू के निधन के बाद इंदिरा का भविष्य अनिश्चित लग रहा था। नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद दिया। यह एक कम महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता था और पार्टी के बड़े नेता उन्हें अब भी गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था, एक ऐसी महिला जो सुंदर है, नेहरू की बेटी है, लेकिन जिसमें अपनी कोई राजनीतिक समझ या आवाज नहीं है। पार्टी के सिंडिकेट, जिसमें कामराज जैसे दिग्गज नेता थे, उन्हें एक ऐसी कठपुतली के तौर पर देख रहे थे जिसे वो अपने इशारों पर नचा सकते थे। उन्हें क्या पता था कि ये गूंगी गुड़िया बहुत जल्द भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर आयरन लेडी बनने वाली थी। जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में अचानक निधन हो गया।
देश सदमे में था और कांग्रेस पार्टी के सामने सवाल था, अगला प्रधानमंत्री कौन। दो बड़े दावेदार थे। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, एक अनुभवी और सख्त प्रशासक, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जिन्हें पार्टी के शक्तिशाली नेताओं का समूह सिंडिकेट सपोर्ट कर रहा था। सिंडिकेट के नेताओं को लगा कि इंदिरा अनुभवहीन है और उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। वो एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। उनकी नज़र में इंदिरा एक परफेक्ट चॉइस थी। नेहरू की बेटी होने के नाते वोट मिलेंगे और अनुभवहीन होने के कारण वो सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। इस तरह गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का फैसला हुआ। मोरारजी देसाई के साथ हुए मुकाबले में इंदिरा गांधी ने बड़ी जीत हासिल की और 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो किसी भी कठपुतली बनने के लिए नहीं आई थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू की। शुरुआती साल चुनौतियों से भरे थे। देश सूखे, अनाज की कमी और डावाडोल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस कई राज्यों में हार गई और लोकसभा में भी बहुमत काफ़ी कम हो गया। उनकी लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। बस यहीं से इंदिरा गांधी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि अगर सत्ता में रहना है तो सिंडिकेट के पुराने नेताओं से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने पार्टी के वामपंथी झुकाव वाले यंग टर्क्स को अपने साथ मिलाया और सिंडिकेट के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। यह टकराव 1969 में अपने चरम पर पहुंच गया जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ। सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंदिरा इसके खिलाफ थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार वी गिरी का समर्थन कर दिया और कांग्रेस सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन वी गिरी की जीत इंदिरा की जीत साबित हुई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। सिंडिकेट की कांग्रेस ओ और इंदिरा की कांग्रेस आर। ज्यादातर सांसद और कार्यकर्ता इंदिरा के साथ थे। अब इंदिरा पूरी तरह से आजाद थी। उन्होंने एक के बाद एक ऐसा साहसिक और लोकलुभावन फैसले लिए जिन्होंने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया। 19 जुलाई 1969 को उन्होंने देश के 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार का तर्क था कि ये बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को कर्ज देते हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इस फैसले से देश में सियासी तूफान आ गया, लेकिन आम जनता के बीच इंदिरा की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। उनका अगला बड़ा कदम था प्राइवी पर्स को खत्म करना। ये वो भत्ता था जो पूर्व रियासतों के राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से मिलता था। इंदिरा ने तर्क दिया कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे विशेषाधिकार गलत है। आखिरकार 1971 में संविधान में संशोधन कर प्राइवी पर्स को खत्म कर दिया गया। इन्हीं फैसलों के दम पर इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ चुनाव में उतरने का फैसला किया। विपक्ष का गठबंधन इंदिरा हटाओ का नारा दे रहा था, लेकिन इंदिरा का सीधा सरल नारा जनता के दिल में उतर गया। नतीजे हैरान करने वाले थे। इंदिरा की कांग्रेस ने 352 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की। गूंगी गुड़िया अब एक अजय नेता बन चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। 1971 का साल इंदिरा गांधी के करियर का शिखर था। ये वो साल था जब उन्होंने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा और इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से, जो तब दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच सिर्फ हजारों किलोमीटर की दूरी ही नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति और सत्ता का भी गहरा फासला था। सारी ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी, जो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों से भेदभाव करता था। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये एक क्रूर सैन्य कार्रवाई थी, इसमें लाखों निर्दोष बंगालियों का नरसंहार हुआ। इस बर्बरता से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत आ गए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट था। इंदिरा गांधी ने असाधारण धैर्य दिखाया। उन्होंने तुरंत जंग छेड़ने के बजाय एक सोची समझी रणनीति अपनाई। पहला, उन्होंने दुनिया भर के देशों का दौरा किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर दबाव बनाए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन पाकिस्तान के सैन्य शासक यहाँ खान के पक्ष में थे। जब कूटनीति के रास्ते बंद होते दिखे तो इंदिरा ने अपनी दूसरी रणनीति पर काम शुरू किया। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशा को तैयारी के लिए कहा।
मानेकशॉ ने साफ कहा कि सेना तत्काल युद्ध के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने तैयारी के लिए कुछ महीने मांगे। इंदिरा ने उनकी पेशेवर सलाह मानी। इस बीच भारतीय सेना ने पर्दे के पीछे से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता सेनानी मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू कर दी। इंदिरा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति और मैत्री संधि पर साइन करना। इस संधि ने तय कर दिया कि अगर युद्ध में अमेरिका या चीन पाकिस्तान की मदद करते हैं तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा हो। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर एक साथ हमला कर दिया। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। उसी रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने ऐलान किया, आज बांग्लादेश का युद्ध भारत का युद्ध बन गया है। युद्ध सिर्फ 13 दिनों तक चला। भारतीय सेना बिजली की गति से पूर्वी पाकिस्तान में घुसी और ढाका की ओर बढ़ चली। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के मदद के लिए अपने 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा, लेकिन इंदिरा दबाव में नहीं झुकी। सोवियत संघ ने भी अपने नौसैनिक बेड़े को हिंद महासागर में भेजकर अमेरिकी बेड़े का रास्ता रोक दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह इंदिरा गांधी और भारत के लिए एक शानदार जीत थी। उन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी आलोचना करने वाले विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें दुर्गा कहा। गूंगी गुड़िया अब दुनिया के लिए आयरन लेडी बन चुकी थी। 1971 की सैन्य जीत ने इंदिरा को एक योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनकी एक और बड़ी उपलब्धि थी जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल दी, हरित क्रांति। ये लड़ाई युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि भारत के खेतों में लड़ी गई, जिसका मकसद था देश को भुखमरी से आज़ादी दिलाना। जब इंदिरा ने 1966 में सत्ता संभाली तो भारत गंभीर अकाल संकट से जूझ रहा था। देश अपनी आबादी का पेट भरने के लिए अमेरिका से मिलने वाले गेहूं पर निर्भर था, जिसे अपमानजनक रूप से शिप टू माउथ योजना कहा जाता था। इंदिरा गांधी को यह निर्भरता मंजूर नहीं थी। उन्होंने ठान लिया कि वो भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। उस समय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों पर शोध कर रहे थे। इंदिरा ने इस वैज्ञानिक इनोवेशन में एक और मौका देखा और कृषि को अपनी सरकार की टॉप प्रायोरिटी बना दिया। उन्होंने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया, उच्च उपज वाले बीज। सरकार ने मैक्सिको से भारी मात्रा में गेहूं के बीज आयात किए और उन्हें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में बांटा। सिंचाई और उर्वरक, नहरों और ट्यूबवेल का जाल बिछाया गया और किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी दी गई। ऋण और सब्सिडी, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंकों से सस्ता कर्ज और बिजली पर सब्सिडी दी गई। नतीजे चमत्कारी थे। कुछ ही सालों में भारत न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त अनाज पैदा करने लगा, बल्कि अनाज का निर्यात करने की स्थिति में भी आ गया। जिस देश को कुछ साल पहले तक अनाज के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, अब वो दुनिया के बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक था। इंदिरा का आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था। उन्होंने डेयरी उद्योग में श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड को बढ़ावा दिया, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। और फिर 18 मई 1974 को दुनिया एक और धमाके से चौंक गई। भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन का कोडनेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण ने भारत को दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ कर दिया कि यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और परमाणु परीक्षण, इन सभी ने मिलकर इंदिरा को एक ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित किया जो भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहता था। 1971 की जीत ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार बना दिया था, लेकिन सत्ता के शिखर से एक ही ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारतीय लोकतंत्र पर हमेशा के लिए एक धब्बा लगा दिया। ये वो अध्याय था जिसने आयरन लेडी को एक तानाशाह की छवि दे दी। ये कहानी है भारत के सबसे काले दौर की, आपातकाल की। 1971 की जीत के बाद देश के हालात बिगड़ने लगे।
महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन भड़क उठे, जिसका नेतृत्व महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संभाला। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और यह आंदोलन इंदिरा सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। लेकिन आपातकाल का असली ट्रिगर बना एक अदालती फैसला। 1970 के चुनाव में इंदिरा के खिलाफ हारने वाले राजनारायण ने चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया। ये एक राजनीतिक भूचाल था। विपक्ष ने तुरंत उनके इस्तीफे की मांग की। जेपी ने दिल्ली के रामकिला मैदान में एक विशाल रैली की और पुलिस सेना से सरकार के अनैतिक आदेशों को न मानने का आह्वान किया। इंदिरा को लगा कि उनकी सत्ता के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 25 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने आधी रात को ही आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। अगली सुबह देश एक अलग ही भारत में जागा। लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों का निलंबन, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता सहित सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए। विपक्ष की गिरफ्तारी, जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत हजारों विपक्षी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। प्रेस सेंसरशिप, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। हर खबर छपने से पहले सरकार की इजाजत लेना अनिवार्य हो गया। न्यायपालिका पर हमला, संविधान में ऐसे संशोधन किए गए जो प्रधानमंत्री को कानूनों से ऊपर बनाते थे। यह 21 महीनों का एक लंबा और अंधकारमय दौर था। इस दौरान सत्ता का एक और केंद्र उभरा। इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी बिना किसी आधिकारिक पद के वो सरकार के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए। उन्होंने परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी अभियान चलाया और दिल्ली के तुर्कमान गेट जैसी जगहों पर झुग्गियों को हटाने के लिए बुलडोजर चलवाए। पूरे देश में डर और खामोशी का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन फिर जनवरी 1977 में इंदिरा ने सबको चौंकाते हुए अचानक चुनाव कराने की घोषणा कर दी। यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होने वाली थी। जब इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में चुनाव का ऐलान किया तो उन्हें लगा था कि वो आसानी से जीत जाएंगी। लेकिन 21 महीनों का दमन और खौफ लोग भूले नहीं थे। चुनाव की घोषणा होते ही जेल में बंद सभी विपक्षी नेता रिहा हो गए। जेपी के आह्वान पर सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने मतभेद भुलाकर जनता पार्टी के नाम से एक मोर्चा बनाया। चुनाव का नारा था लोकतंत्र बनाम तानाशाही। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। मार्च 1977 के नतीजों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी अपनी सीटें हार गए। ये एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ऐसा लगा कि इंदिरा का राजनीतिक अध्याय खत्म हो गया है। लेकिन इंदिरा हार मानने वालों में से नहीं थी। जनता पार्टी की सरकार, जो अलग अलग विचारधाराओं का गठबंधन थी, अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही उलझ गई। सरकार ने इंदिरा के खिलाफ जांच आयोग बिठाए और उन्हें गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें एक शहीद बना दिया और जनता की सहानुभूति वापस उनकी तरफ लौटने लगी। सिर्फ 2.5 साल में ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 1980 में फिर से आम चुनाव हुए। इस बार इंदिरा ने अपनी गलतियों के लिए जनता से माफी मांगी और एक स्थिर सरकार देने का वादा किया। जनता ने उन्हें एक और मौका दिया। कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार वापसी की। तानाशाह के रूप में सत्ता से बाहर होने के 3 साल से भी कम समय में वो एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री थी। लेकिन उनकी ये वापसी चुनौतियों से भरी थी। कुछ ही महीनों बाद जून 1980 में एक विमान हादसे में उनके बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय गांधी की मौत हो गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत सदमा था। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में आने के लिए तैयार किया। मगर सबसे बड़ी चुनौती पंजाब से आ रही थी, जहां एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। इस आंदोलन का नेतृत्व एक कट्टरपंथी धर्मगुरु जरनैल सिंह भिंडरवाले कर रहा था। पंजाब में हिंसा और आतंकवाद का दौर शुरू हो गया था।
और इंदिरा के सामने एक और कठिन फैसला खड़ा था, एक ऐसा फैसला जो उनके जीवन का अंतिम अध्याय लिखने वाला था। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में खालिस्तानी आंदोलन हिंसक हो चुका था। भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थक सिखों के सबसे पवित्र स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित अकाल तख्त में जा छिपे थे। उन्होंने उसे एक किले में बदल दिया था, जहां से वो अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहे थे। पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियां पर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। इंदिरा गांधी ने बातचीत से समाधान खोजने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रही। अंत में देश की एकता को बचाने के लिए उन्होंने स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का बेहद कठिन और दर्दनाक फैसला लिया। जून 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इसका मकसद भिंडरावाले और उसके आतंकियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना था। सेना ने सोचा था कि एक छोटा ऑपरेशन होगा, लेकिन आतंकियों ने भारी मोर्चाबंदी कर रखी थी। भयंकर गोलीबारी हुई और आखिरकार सेना को टैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑपरेशन 6 जून को खत्म हुआ। इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके कई साथी मारे गए। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए और 493 चरमपंथी व नागरिक मारे गए। लेकिन इस प्रक्रिया में पवित्र अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और कई निर्दोष श्रद्धालु मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर के सिखों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने इसे अपने सबसे पवित्र स्थल पर हमला माना। इंदिरा गांधी को चेतावनी दी गई कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों को हटा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया, मैं एक धर्मनिरपेक्ष भारत की प्रधानमंत्री हूँ, मैं अपने अंगरक्षकों को उनके धर्म के आधार पर कैसे हटा सकती हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवास के बगीचे से दफ्तर की ओर जा रही थी, तो उनके 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। भारत की आयरन लेडी ने अपने ही लोगों के हाथों दम तोड़ दिया। उनकी हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों निर्दोष सिखों को बेरहमी से मार दिया गया। यह भारतीय इतिहास का एक और काला अध्याय था। तो आखिर कौन थी इंदिरा गांधी, एक देवी या एक तानाशाह? शायद इसका जवाब इन 2 शब्दों में नहीं, बल्कि उनके जटिल व्यक्तित्व में छिपा है। एक तरफ वो इंदिरा थी जिन्होंने भूखे भारत को हरित क्रांति के जरिए आत्मनिर्भर बनाया। वो इंदिरा थी जिन्होंने 1971 में दुनिया की महाशक्तियों के आगे झुके बिना पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत, निर्णायक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद करते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया, लोकतंत्र का गला घोटा और हजारों विरोधियों को जेल में डाल दिया। उनके आलोचकों के लिए वो एक सत्ता प्रेमी तानाशाह थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा घाव है जिसे कई लोग आज भी भूल नहीं पाए। इंदिरा गांधी की विरासत उतनी ही जटिल है जितनी वो खुद थी। वो शक्ति और अधिकार का प्रतीक थी, लेकिन उन्होंने उसी शक्ति का दुरुपयोग भी किया। वो एक ही समय में बेहद लोकप्रिय और उतनी ही नफरत की पात्र भी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी के कड़े फैसलों के बिना भारत आज इतना मजबूत होता, या आपातकाल एक ऐसी गलती थी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता? आप उन्हें एक आयरन लेडी के रूप में याद करते हैं या एक तानाशाह के रूप में? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।